मित्रों नमस्कार। नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस में आपका स्वागत है। और आज भी विनोद जी, आज हम एक कहानी पर बातचीत करने वाले हैं। हाँ, कहानी, और उस कहानीकारा को हम पहले भी मतलब बुला चुके हैं, बातचीत कर चुके जी हैं बिल्कुल, इन इनकी कहानियों दो तीन पर। कहानियों पर राजेश जी जी जी। हमने बातचीत की है। हाँ। और ये जो कहानीकारा हैं, इनकी कहानियाँ, ऐसा अगर मैं कहूँगा कि एक्सीलेंस ऑन 2 इंचेस। जैसे कि आपने जेन ऑस्टिन का नाम सुना है, प्राइड जी एंड प्रेजुडाइस जी। की जो नॉवेलिस्ट हैं, कहते हैं कि उनकी एक रेंज है और उसी रेंज में वे जो है ना बेस्ट लिखती हैं। तो बिल्कुल। आज जिस कहानीकारा की हम बात करते हैं, वे घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक पारिवारिक जीवन, परिवेश, नाते रिश्ते। इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को जिस प्रकार से अपने कहानियों में ले आती हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में वे एक मिसाल हैं, उदाहरण हैं। और इनकी कहानियाँ बिल्कुल रुचिकर हैं। कोई भी साधारण पाठक उठा करके पढ़ लेगा तो कहीं न कहीं वह अपने आप से जुड़ी हुई उसे प्रतीत होंगी। बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे मित्रों, हम बात कर रहे हैं मालती जोशी की। जी हाँ, मालती जोशी की एक कहानी। आज एक पारिवारिक परिवेश की कहानी, परिवार के रिश्तों के तानों बानों की कहानी, कहानी एक माँ और उसकी संतान की कहानी। संतान की। ये एक जो रिश्ता होता है माँ और उसकी संतान, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दुनिया के बहुत ही एक जो होते हैं ना अपनत्व वाले अजीम करीम रिश्तों रिलेशंस में की है, बात ये होती है। अपनत्व की बात है। और उसमें उतने ही कॉम्प्लिकेशंस भी, जटिलताएं भी होती हैं। यूं राजेश जी, अगर कहानी का नाम देखें हम्म। तो है विश्रांति। विश्रांति। विश्रांति, आप समझ ही गए होंगे, वैसे मराठी का शब्द है लेकिन संस्कृत से डिराइव्ड है। तो विश्रांति, जिसको कहेंगे आप तो टेक अ फाइनल रेस्ट। फाइनल रेस्ट, आराम, एक है ना। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा परिवार है, एक माँ है जिसको अम्मा कहा गया है इस कहानी में, जी। और एक पिताजी हैं, बापूजी। हम्म। उनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ। और साल 2 साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और उसके बाद उनका निधन भी हो हो जाता जाता है। अब इस इस अम्मा का भरा पूरा परिवार है। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है विमल विमल, और छोटा कमल। कमल। तो विमल के साथ रहती हैं और अपनी बड़ी बेटी का ब्याह हो चुका है, बेला। बेला। तो बड़े पुत्र और बहू के साथ अम्मा रहती हैं। और जो कमल छोटा बेटा अपनी बहू के साथ कहीं दूसरी जगह रहता है। ये एक साधारण सा मध्यम वर्ग परिवार भारत में आपको किसी भी शहर में दिख जाएगा। अब बापू जी के मरने के पश्चात बेटे और बेटियां जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं अम्मा के साथ, उसका एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक और वास्तविक चित्रण, ये 3 बिंदुओं की बात कर रहा हूँ राजेश जी मैं, कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वास्तविक चित्रण मालती जोशी जी अपनी कहानी में हमारे समक्ष ले आती हैं। और उनकी जो शैली है विनोद जी, ये हम जब ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ना तो बड़ा रूखा सा लगता है ना। पर उनकी जो शैली है वो वास्तविक कहानी की शैली है, मैं ऐसा कहूँगा। वो क्यों? कि वे घटनाओं में चलती हैं। एक भी वाक्य बीच में उपदेशात्मक या निबंधात्मक वाक्य वो कभी नहीं लिखती हैं। तो शैली की दृष्टि से कहानी अपने आप में बहुत ही एक साहित्यिक कहानी दिखती है। साहित्यिक कहानी, सारी कसी हुई कहानी, सारी कसौटियां जो कहानी की हैं उन पर जो है कसी हुई कहानी और है। इसका ऐसा है कि इसमें जो दृष्टिकोण आते हैं, जैसे बड़े बेटे का दृष्टिकोण, बड़ी बहू का दृष्टिकोण। बहू चाहती है कि कुछ समय के लिए वो छोटी बहू के पास चली जाए, क्योंकि हमारे पास ही क्यों रहे, क्योंकि माँ का तो दूसरा भी बेटा है। अब ये भी इसका सोचना ठीक है, दिन भर वो खपती रहती है, काम करती रहती हैं। और जब अम्मा छोटे बेटे के पास जाती है तो छोटी बहू भी उसको रखने को तैयार नहीं है, और उसका बेटा भी दबी जुबान से कहता है कि इतने समय आप हमारे पास क्यों रहती हैं। और जब बेटी के पास जाती हैं, बाबूजी की तबीयत जब खराब होती है इलाज के लिए, तो शुरू में तो बड़ा गर्मजोशी से डॉक्टर दिखाया जाता है। लेकिन जब 1 महीना रहने की बात आती है तब बेटी भी मुंह मोड़ लेती है और जिस तरह से वापस भेज देती है उनको। तो ये तीनों का जो दृष्टिकोण है, ऐसे तो आज के युग में बड़ा साधारण सा और बिल्कुल ऐसा दृष्टिकोण है कि हमें परिवार घर घर में देखने को मिलता है ये। लेकिन जिस तरह से मालती जोशी जी ने उसके न्यूआंस्ड चित्रण किया है, छोटे छोटे बिंदुओं का चित्रण किया है, वो अपने आप में बड़ा ही मार्मिक और लाजवाब है विनोद जी। और ये दर्शाता है कि 60-70 के दशक से, जब से पूंजीवाद बढ़ा, आर्थिक व्यवस्था में पैसे का महत्व जी जी रिश्तों से अधिक बढ़ गया, जब व्यक्ति स्वातंत्र की तरफ, हम पाश्चात्य देशों की तरफ भारत का समाज भी जाने लगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख, सुविधा और स्वतंत्रता
और सामान चाहता है। और यूटिलिटी कंक्रीट हो गई। बिल्कुल। जैसे अम्मा की यूटिलिटी किचन में काम करना है, बाबूजी के समय वो नहीं करती थी, क्योंकि उनको नहीं करने दिया जाता था कि बाबूजी की देखभाल में रहती हैं, जी। और इसलिए वो किचन में आना उनका बर्दाश्त नहीं अब हुआ। वो चाहती है कि वो किचन में आके हाथ पटा। अब किचन में, क्योंकि बाबूजी नहीं हैं, तो अब किचन में आके, और देखभाल की वजह से नहीं चाहती थी बहू की ना आए किचन में, इसलिए कि बाबूजी का जो है सेवा कार्य करने में उनके हाथ गंदे रहते हैं, उनका मतलब वो गंदगी से एसोसिएट करती थी जी। उसको। और जब छोटी बहू घूमती फिरती है या काम पर जाती हैं तो उसे अम्मा की याद आ जाती है कि घर में लड़कियां बड़ी हो रही हैं, तो तो अम्मा को ले आ जाइए। अपने पति से कहती है, कमल आ भी जाता है। हाँ। अम्मा को बड़े विनती करता है कि चलिए हमारे पास कुछ 6 महीने साल भर के लिए रहिए। लेकिन अम्मा को समझ में आता है कि अब मुझे ये छोटा बेटा और क्यों बुलाने आया यही है। चीज बेला भी चाहती है पत्र लिख के कि वो थोड़े दिन के लिए आए, ताकि उनके कोई काम जो है घर में, उनके भी बच्चों को थोड़ा संभाले। और जब वो गई थी जब अपने बाबूजी को लेके, तब तो बेला से हुआ नहीं। अब इस प्रकार का परिदृश्य राजेश जी हमें जी। बहुत सारे भारतीय परिवारों में दिखता है, बिल्कुल। जहाँ बुजुर्गों की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि एक तो उनको पास पेंशन है, तो हाँ। पैसा मिल जाता है बच्चों को, हाँ। और कमल भी आता है अम्मा के पेंशन का वो चेक साइन करवाने। हालांकि ऊपर के कमरे की मरम्मत भी करवाता है कमल, लेकिन इसलिए कि किराए पर किसी को दे सके, अपना जो यानी- हिस्सा है घर में उसका। जी। वो यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उनके स्नेह प्यार के लिए संतान उनके समक्ष या पास नहीं आती है, बल्कि उनके पास पैसा है इसलिए आती है, एक बात। दूसरी, उनकी व्यवहारिक जरूरत अगर उनके परिवार में होती है, तब जैसे बच्चों को देखना है या किचन का कुछ काम करना है, तो उन्हें बुजुर्गों की याद आती है। ऐसे सैकड़ों हजारों बुजुर्ग इस समाज में मौजूद है जिनको लगता है कि उनके परिवार उन्हें पूछता है, लेकिन ये पूछ उनकी नहीं, उनके पैसे की या कंक्रीट कोई काम है, कर उसकी पाए। है। जबकि होना शायद ये चाहिए कि उस उम्र में व्यक्ति को एक आरामदेह जिंदगी, विश्रांति मिलनी चाहिए, और परिवार का एक सहकार्य सहयोग मिलना चाहिए कि हाँ, आप अपना जीवन भर आपने किया है काम, अब आप शांति से जो विश्राम करें, और हमारे लिए एक तो ये विषय वस्तु की दृष्टि से कोई जी। एक नयापन बिल्कुल नयापन नहीं है। नहीं है। सैकड़ों कहानियां इसी विषय पर लिखी गई हैं कि परिवार के अंतर्गत किस प्रकार से अपने रिश्ते टूट रहे हैं, बिल्कुल करीब के रिश्ते टूट रहे हैं, माँ बाप के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों के साथ अभिभावकों के रिश्ते टूट रहे हैं। तो उसी टूटन की, उसी बिखराव की, उसी डिग्रेडेशन की और परवर्शन की ये कहानी, रिश्तों के परवर्शन की ये कहानी है। और किंतु खासियत ये कहानी की है कि एक तो शैली, मैंने जैसा कहा, कोई भी निबंधात्मकता इसमें नहीं है, उपदेशात्मकता इसमें नहीं है। एक तो पकड़, कहानी पर ग्रास्पिंग पावर, कोई भी उठाने के बाद रखना नहीं चाहेगा। और दूसरा, और समग्र दृष्टिकोण, सभी के दृष्टिकोण कहीं न कहीं प्रतिबिंबित हुए हैं इसमें। प्रतिबिंब, और ऐसा नहीं लगता है किसी और का दृष्टिकोण पढ़ के कि ये फालतू दृष्टिकोण है या नाजायज दृष्टिकोण है। हर एक दृष्टिकोण की अपनी जो बड़ी महत्ता बहू है। सोचती है वो भी अपनी जगह ठीक अपनी है, जगह वही ठीक क्यों है। काम कर रहे हैं, वही माँ का क्यों बोझ उठाए। जो कमल छोटा बेटा सोचता है वो भी ठीक है, जो छोटी बहू सोचती है, जो बेटी, हालांकि बेटी भी सोचती है, बेटी अपनी सास का हवाला देके वापस भेजती है कि हमारी सास पल पल की खबर रखती है, तो उसको 1 महीना जब आप रह जाएंगी तो उसको शायद बुरा लगेगा। अब ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बात है। तो ऐसा नहीं किया है लेखिका ने कि किसी एक दृष्टिकोण को तुच्छता से देखा है, या फिर कोई उपदेश देने का प्रयास किया है, या बच्चों से ये अपेक्षा की है कि नहीं, उन्हें तो बड़ों का आदर करना ही चाहिए चाहे परिस्थिति कोई, ऐसा नहीं है। वास्तविकता का चित्रण करना कहानी में, ये भी वास्तविकता की जो कहानी है, रियलिस्ट अप्रोच जो लिया है कहानीकारों ने, वो भी अपने जगह इम्पोर्टेंट बात है। मालती जोशी जी की खासियत यह है विनोद जी कि वो एक कोई ना कोई समाधान भी प्रस्तुत करती हैं, कह के नहीं प्रस्तुत करती, घटनाओं द्वारा ही एक इंगित करती हैं कि एक समाधान इसका ये भी हो सकता है। तो इस कहानी में भी उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, कि अम्मा का अस्तित्व जागृत हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि बेटे हों या बेटी हो, वो मेरे आदर के वजह से मुझे नहीं पूछ रहे, मेरी आवश्यकता के वजह से पूछ रहे हैं। तो इसलिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, शी टेक्स द रीन्स ऑफ आवर लाइफ इन आवर ओन हैंड्स, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। कमल से कहती है जितने पैसे लगे मरम्मत में ऊपर के कमरे की, वो मैं पेंशन से चुका दूंगी, और मैं अपना अस्तित्व यहीं इधर ही कायम रखूंगी, किसी के भी, और वो कमरा मैं किराए पर दे दूंगी, और कमल के पैसे वापस कर दूंगी, या पेंशन से जो आता रहेगा उससे धीरे धीरे वो चुका दूंगी, और मैं ऊपर के कमरे में जहाँ बाबूजी रहते थे वहीं रहूंगी। बड़े बेटे और बहू को भी ये संदेश दे ही देती है कि कमरा ये घर मेरे पति का है, आपको यहाँ रहना है तो रहिए,
अदरवाइज आप जा सकते हैं। तो ये जो अपने विल को वो असर करती है हैं राजेश will, जी जी ये बहुत जी। महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी बिल्कुल ये एक साधारण किसी बात है कि कहीं कोई भी किसी भी रिश्ते में व्यक्ति हो, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अपनी विल एक असर्ट करने की जो कुवत है वो अगर आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो सकता है। इसी प्रकार की एक प्रेमचंद जी की कहानी है, मुझे मैं नाम जी, थोड़ा जी। सा भूल रहा हूँ जी। कि वो वहाँ पर जो पिताजी होते हैं हाँ। उसे भी सब निगलेक्ट करते हैं हाँ। और फिर वो काम पर नहीं जाते, बेटे उसको निगलेक्ट करते हैं कि बुढ़ाऊ तो घर में रह के खाता रहता है। एक दिन उनका लाग बोलते जागृत हो जाता है। जी एक, जी जी एक शब्द कहते हैं लाग। जी जी लाग लाग है वो कहानी। सुजान भगत का सुजान है। भगत सुजान जी। भगत तो सुजान भगत ने एक दिन वो अपना हसिया और पवाड़ा हाँ, उठा लेते जी। हैं और बोलते हैं आज से मैं खेतों में काम करूंगा। और इतना काम करते हैं कि बच्चे, उनके जवान बच्चे भी शर्म से मतलब जो पानी हो जाते हैं। और उस दिन से फिर सुजान भगत की घर में पूछ होने लगती है। सुबह दूध के लिए पूछा जाता है, खाने के लिए पूछा जाता है, बहुएं उन्हें सलाम करने लगती हैं। तो इसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने भी इसी बात की कही कि वो लाग अगर आप में है, वो एक अपना आत्मविश्वास आपके अंदर है और काम करने की क्षमता है, हम क्या हैं बताने की क्षमता है, तो ही आपके रिश्ते नातेदार भी आपको पूछेंगे। कहीं ना कहीं मालती जोशी इस कहानी में भी प्रेमचंद जी की उसी कहानी की परछाई हमें दिखाई देती है। और मनोविज्ञान में विनोद जी कहा भी जाता है 3 तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जी। एक है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, एक असर्टिव और एक एग्रेसिव। तो कई बार हम पैसिव हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि असर्टिव जैसे कम्युनिकेशन स्टाइल पर आप गौर करें अम्मा की, तो आखिर में वो असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल हो जाती है। अब तक वो पैसिव थी जी, तो पैसिव थी तो उसका ड्यू एडवांटेज भी उठाया जा रहा था। और देखिए बेटों बहुओं की एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल थी। ऐसी बात आपको नहीं मिलेगा कि वो कुछ डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल थी बड़ी एग्रेसिव थी। अम्मा तुम तो ऐसा करना कि तुम एक चेक मुझे दे देना, हाँ। बाकी चेक इसको दे देना। देना। तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल इस तरह की बात है जी। तो बिल्कुल आप अगर मालती जोशी जी की ये कहानियाँ और कहानियाँ पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी कहानी है, आप मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और जीवन के करीब आ सकते हैं कि यही आसपास देखा जा सकता हो रहा है। तो जो हो रहा है उसको साहित्य में कलमबंद करना, ये भी एक साहित्य का ही काम होता है। बिल्कुल। और मालती जोशी जी का जो संतुलित दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं है कि वे नारी हैं तो नारीवादिता छाई हुई है उन पर, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, बाकी जिस प्रकार से मैंने जेन ऑस्टिन का जिक्र किया कि इनके कहानियों में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो आंदोलन है, जो पृष्ठभूमि है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो सामाजिक और पारिवारिक कहानी हाँ, सामाजिक जो बदलाव है वो तो प्रतिबिंबित होता है। सोशल जो इवोल्यूशन हो रहा है वो प्रतिबिंबित जरूर होता है। और वैसे भी हर एक की विनोद जी मैं तो कहूँगा रेंज होती है, चाहे कोई भी लेखक या लेखिका हो। क्योंकि अक्सर जेन ऑस्टिन के बारे में किसी ने कहा था, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, कि उन्होंने कभी पुरुषों का जो असल बिहेवियर है बिना जब नारियां आसपास नहीं है वो तो उन्होंने देखा नहीं, तो इसलिए उनके कलम में वो आया नहीं। पर ये बात तो पुरुषों पर भी लागू होती है कि नारियों का असल बिहेवियर तो उन्होंने देखा नहीं। तो हर एक की टेम्परामेंट होता है, एजुकेशन होता है, अप्रोच होता है। तो मालती जोशी एक रुचिकर कहानीकारा लगती हैं। तो दोस्तों आप पढ़िएगा, बताइएगा कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा और फिर जल्दी हम हाजिर होंगे किसी और चीज के साथ। बिल्कुल। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को इजाजत दीजिएगा। थ्रू लिटरेरी लेंस के बारे में दोस्तों से बात करते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।